आज हम बात करेंगे सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे सीटेट का फॉर्म फिल कर देते हैं, लेकिन उन्हें वो सारे प्रीवियस ईयर एक जगह नहीं मिल पाते। तो डोंट वरी, हम सारे प्रीवियस ईयर एक साथ लेकर आए हैं आपके लिए, जो 1 से लेकर 5 के लिए हैं, और साथ ही हम जूनियर लेवल के भी कराएंगे, जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए होंगे। ठीक है, सारे सॉल्व पेपर हैं जितने भी अभी तक एग्जाम में हुए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सीटेट 2022 में जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था उसका प्रीवियस ईयर का है। प्राथमिक स्तर यानी लेवल 1 का है, 1 to 5 के लिए है। परीक्षा तिथि 6 फरवरी 2023 को ये हुआ था शिफ्ट 1 में। ठीक है, सबसे पहले हमारा चार्ट डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है, उसके 30 क्वेश्चन आते हैं, वो देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अनेकों स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान होता है, समालोचनात्मक चिंतन होता है, और जो तार्किकता होती है उसकी स्पष्ट चर्चा करेगा। ऑप्शन ए है शारीरिक यानी फिजिकल, ऑप्शन बी है गत्यात्मक यानी कि मोटर, ऑप्शन सी है सामाजिक यानी कि सोशल, ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव। सही आंसर इसमें से हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक। ठीक है, अनेक स्थितियों में विकास के जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं वो मानव की क्षमताओं की व्याख्या में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, और विकास में ये जो संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है ये प्रत्यक्ष रूप से उनकी बौद्धिक योग्यताओं, उनके समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्ट क्या करता है, चर्चा करता है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि अनेक स्थितियाँ जैसे कि विकास के विभिन्न क्षेत्र मानव की क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का जो संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव क्षेत्र होता है वो प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्ट चर्चा करता है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य होता है कि बालक की जो मानसिक क्षमताएं हैं जैसे कि उसकी बुद्धि, उसकी चेतना, उसके विचार, समस्या समाधान, इन सब के विकास ही होता है, जो शेष अवस्था से प्रारंभ होती है, और एक ऐसी प्रक्रिया है सतत। ठीक है, सतत विकासात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डेज टू डेज, यानी कि विकास जो होता है वो डेज से डेज की ओर बढ़ता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए है हेड एंड टो यानी कि सिर से लेकर पैर तक, ऑप्शन बी है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल यानी कि जटिल से लेकर सरल तक, ऑप्शन सी है टू सेंटर यानी कि बाहर से लेकर केंद्र तक, और ऑप्शन डी है स्पेसिफिक टू जनरल यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेड टू टो, यानी कि विकास जो होता है वो सर से लेकर पैर की ओर बढ़ता है। विकास जहाँ से होता है सर से पैर की ओर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जरा हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। हमारी एक्सप्लेनेशन कह रही है, देखिए एक्सप्लेनेशन जरूर देखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर बढ़ता है, यानी पहले सर का विकास होता है, फिर धीरे धीरे बाकी बॉडी के विकास होते होते पैर की तरफ जाता है। विकास का यह सिद्धांत मस्तकाधोमुखी यानी सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा जो होता है वो उसका पहले सिर का, फिर उसके हाथों का, फिर उसके पैर का नियंत्रण जो होता है वो हासिल करता है। उसके बाद 2 महीने में सिर और चेहरे की गतिविधियों में नियंत्रण से बाल्यावस्था का विकास होता है, और अगले कुछ महीनों में अपनी बाहों का उपयोग करके स्वयं को ऊपर उठाने में सक्षम होते हैं। फिर पैर को उंगली को नियंत्रण हासिल करते हैं, और दिन प्रतिदिन वो रेंगने, चलने, कूदने और चढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहना चाहता है कि विकास सर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले वो सर का विकास होगा, फिर हाथों का, फिर पैर का, धीरे धीरे बाकी चीज़ों का विकास होगा, सब पर नियंत्रण वो हासिल करना सीख लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन एंड डेथ इज द सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डेथ समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और डेथ समाजीकरण का द्वितीय कारक है। ऑप्शन ए है जनसंचार माध्यम एंड परिवार यानी कि मास मीडिया फैमिली, ऑप्शन बी है विद्यालय और परिवार यानी कि स्कूल और फैमिली, ऑप्शन सी है परिवार और विद्यालय यानी फैमिली और स्कूल, ऑप्शन डी है मुद्रित माध्यम जनसंचार माध्यम यानी कि प्रिंट मीडिया और मास मीडिया। सही आंसर इसमें से हमारा हो जाएगा ऑप्शन
ए फैमिली और ए स्कूल। जो हमारे सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है वो होता है परिवार, यानी वो घर पे सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करता है। और द्वितीय कारक होता है विद्यालय यानी कि स्कूल। हमारी एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है प्रारंभिक बाल अवस्था के दौरान परिवार यानी कि जो फैमिली होती है वो सामाजिकरण का कैसा कारक होती है, प्राथमिक कारक होती है। क्योंकि बाल अवस्था के प्रारंभिक जो 5 वर्ष होते हैं उसमें परिवार ही बालक के सीखने की प्रक्रिया में एक भूमिका निभाता है, जिसमें माता पिता के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं और जो कि प्राथमिक तौर पर उसके आचरण, सभ्यता, संस्कृति, भाषा और नैतिक गुणों का विकास करते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। विकास जो होगा सबसे पहले उसके कहाँ से प्रारंभ होगा, परिवार से प्रारंभ होगा। सबसे पहले वो परिवार में रहेगा, उसके माता पिता होंगे, दादा दादी होंगे, चाचा चाची होंगे, भाई बहन होंगे, इन सब के साथ मिलकर वो अपना प्रारंभिक शिक्षा को ग्रहण करेगा। जो भी वो जीवन में सीखना चाहता है वो उसे इन्हीं जहाँ से में अच्छी बातें हों चाहे बुरी बातें हों वो यहीं से प्रारंभ करेगा सीखना और यहीं से सीखेगा भी। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसका दायरा भी बढ़ता जाएगा। फिर वो अपने परिवार से यानी पड़ोस से सीखना प्रारंभ करेगा, बच्चों से सीखना प्रारंभ करेगा, विद्यालय जाएगा वहाँ से सीखना प्रारंभ करेगा। मतलब हर जगह से वो सीखना प्रारंभ कर देगा। लेकिन प्रारंभिक 5 वर्षों में वो कहाँ से सीखता है, परिवार से। तो फैमिली फर्स्ट हो गई। फिर उसका विद्यालय के बाद फिर उसका परिवार के बाद उसका द्वितीय कारक होता है विद्यालय का, होता है स्कूल। क्योंकि विद्यालय में बालक का पूरी तरह से विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जहाँ बालक के पहले के ज्ञान को उसके नए वाले ज्ञान से जोड़कर सहायक बनाने की भूमिका निर्वाहित होती है। ठीक है, क्या होता है कि जैसे कि फर्स्ट तो उसकी फैमिली हो गई, फैमिली से सब सारी चीज़ें सीख लेता है। और द्वितीय हमारा स्कूल हो गया, स्कूल जाके वो सारी चीज़ें वहाँ अप्लाई करता है। फिर वो देखा जाता है कि कौन सी चीज़ें सही है कौन सी गलत है, फिर उससे गलत चीज़ों को हटा के सही चीज़ें उसे सिखाई जाती हैं। यानी कि उसके पुराने ज्ञान में अपना नया ज्ञान स्कूल जोड़ देता है। तो ये दोनों के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। फर्स्ट फैमिली, सेकेंड स्कूल। ठीक है, तो प्राथमिक कारक होता है परिवार और सेकेंड होता है स्कूल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो डैश उत्पन्न होता है। एज पर जीन पियाजे थ्योरी, इफ अ स्कीम डज नॉट प्रोड्यूस अ सेटिस्फाइंग रिजल्ट देन डैश टेक्स प्लेस। ऑप्शन ए है अनुकरण, इमिटेशन। ऑप्शन बी है असंतुलन, कॉलिब्रेशन। ऑप्शन सी है संरक्षण, कंजर्वेशन। ऑप्शन डी है विकास का समीपस्थ क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असंतुलन यानी लिबरेशन। ठीक है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहता है अगर एक स्कीम जो होता है वो संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो वो असंतुलन यानी डिसकोलैबोरेशन को उत्पन्न कर देता है। कैसे क्या करता है जरा हम इसकी व्याख्या देखते हैं, उसमें हमें अच्छे से पता चल जाएगा। क्योंकि जीन पियाजे की थ्योरी हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सी टेट का, यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, मोस्टली तो सी टेट का ही, बहुत ज़्यादा जो होती है वो जीन पियाजे की, लेव वाइगोत्स्की की, इन सब की थ्योरी पूछता है। तो अच्छे से इन्हें याद करके जाना। कह रहा है हमारा कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो वह असंतुलन उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है, असंतुलन। ठीक है, असंतुलन की स्थिति में बालक के अंतः प्राज्ञ चिंतन पर प्रभाव पड़ता है, जिससे बालक के मन में कार्य के प्रति जो असंतोष होता है उसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 प्रमुख अवस्था का वर्णन किया है। ऑप्शन ए है संवेदीगामक अवस्था जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक होती है। दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 वर्ष से होती है आगे तक। फिर होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये थोड़ा गलत है, 0 से 2 है, 2 से 7 है, ये 7 से 11 है और ये 11 से ऊपर होती है अमूर्त वाली। ठीक है, ये याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है, तो 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। कौन कौन सी है, पहली है संवेदीगामक जो 0 से 2 वर्ष तक है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक है। तीसरी मूर्त है जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक है। चौथी अमूर्त है जो 11 से लेकर इससे ऊपर तक है। ठीक है, 11 वर्ष से स्टार्ट होकर इससे ऊपर तक जाती है। तो हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं जीन पियाजे की, इनके बारे में याद रखना एग्जाम्स के लिए है इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट परमानेंस। यानी कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जो होते हैं वो किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन बनता है कि जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो वो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। अवस्थाएं कितनी दी थी, 4 अवस्थाएं दी थी। पहली थी संवेदीगामक
गामक अवस्था थी जब से कब तक, तो कि 0 से 2 वर्ष तक थी। दूसरी कौन सी अवस्था थी? पूर्व संक्रियात्मक थी, 2 से 7 वर्ष तक थी। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, चौथी अमूर्त संक्रियात्मक 11 या उससे ऊपर की थी। इसमें वस्तु स्थायित्व कौन सी अवस्था में प्रारंभ कर देता है, ये पूछ रहा है। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए है संवेदी गामक यानी सेंसरी मोटर। ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल। ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक यानी कॉन्करेंट ऑपरेशनल। ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक यानी फॉर्मल ऑपरेशनल। सही आंसर इसमें से हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सेंसरी मोटर यानी कि संवेदी गामक। जो हमारी पहली अवस्था होती है जीन पियाजे की, जिसे संवेदी गामक अवस्था कहते हैं, जिसकी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा जो होता है वो वस्तु स्थायित्व जो होता है वो सीख जाता है। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक होती है, तीसरी मूर्त होती है और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक होती है। ठीक है, इसके बारे में हम जरा अच्छे से जान लेते हैं। ये हमारे पूरे से हमें व्याख्यान करके दिया गया है, तो इसको हम अपना स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। उसको अच्छे से देखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो संवेदी गामक अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना प्रारंभ कर देते हैं। कब से आरंभ कर देते हैं वस्तु स्थायित्व समझना? संवेदी गामक अवस्था से। अर्थात बच्चे की समझ पाते हैं, उनके अंदर ये समझ विकसित होने की लगती है कि बच्चों का अस्तित्व तब भी रहता है जब उन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, बच्चे ये समझने लगते हैं संवेदी गामक अवस्था में कि अगर वस्तुएं नहीं है, अगर हम उसे छुए और देख नहीं सकते हैं, फिर भी उनका अस्तित्व जो है वो बना रहता है। ठीक है, और 4 प्रमुख अवस्था का इन्होंने वर्णन किया है। ये हमारा पहली तो है संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, मैंने बहुत बार बताया कि 0 से 2 वर्ष तक है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, 2 से 7 वर्ष है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक जो 7 से 11 है। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक जो 11 से 15 वर्ष तक है। उपलब्धि क्या होती है ये याद रख लेना, एग्जाम्स के लिए है इम्पोर्टेंट कि किसकी क्या उपलब्धि है। संवेदी गामक अवस्था में वस्तु स्थायित्व आ जाता है, लक्ष्योन्मुख हो जाता है और व्यवहार का क्या हो जाता है? उद्भव। वहीं पूर्व संक्रियात्मक में वो आत्म केंद्रित होता है। पिछली बार पूछा गया था कि कौन सी अवस्था में बच्चा आत्म केंद्रितता सीख लेता है, तो वो हो सकता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। काल्पनिक खेल खेलने लगता है और प्रत्यक्ष बोध का भी उसके विकास हो जाता है। फिर हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिरक्षण क्रमबद्धता आ जाती है, वर्गीकरण करना सीख लेता है। मूर्त रूप से वो क्या कर लेता है? तार्किक चिंतन करने लगता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसे हम आमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसमें आमूर्त तार्किक चिंतन यानी कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा करने लगता है। तो चारों अवस्था इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, देखो इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, हैंज की दुविधा वाला है। When Raman was presented with Hans dilemma, he responded that Hans should not steal the money because stealing is a crime and doing so will cause disturbance in society. At which stage of moral reasoning is Raman at present? यानी पूछ रहा है कि रमन के सामने जो हैंज की दुविधा है वो प्रस्तुत की गई थी। कि हैंज की दुविधा की उसे चोरी करनी चाहिए थी, क्यों नहीं करनी चाहिए थी, वो पढ़ लेना, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं, हम इसमें अच्छे से आपको समझा देंगे। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हैंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना क्या होता है? अपराध, और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। तो वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? नैतिक विकास की कई अवस्थाएं दी गई, तो कौन सी अवस्था है? ऑप्शन ए है आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास यानी कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ऑप्शन बी है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास यानी कि इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। ऑप्शन सी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास यानी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। ऑप्शन डी है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास यानी कि लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन यानी कि कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। हैंज की दुविधा क्या थी कि उसे पैसा नहीं चोरी करना चाहिए। क्यों नहीं चोरी करना चाहिए? क्योंकि ये अपराध होता है और समाज में अव्यवस्था फैलती है। यानी वो ये कानून और व्यवस्था के बारे में सोच रहा है। तो ये हमारी 4th वाला सही आंसर हो जाएगा। भाई अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास तब होता है जब वो ये सोचता है कि अगर मैं ये चोरी करूँगा तो मैं अच्छा लड़का नहीं कराऊंगा, मम्मी मुझे डांटेंगी। ठीक है, ये सारे होगा। आज्ञाकारिता में होगा, डांटने वाला जो होता है वो आज्ञाकारिता में चले जाएगा। और खुद के बारे में ये सोचना कि मम्मी मुझे अच्छी लड़की अच्छा लड़का नहीं मानेंगी, तो ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की में चले जाएगा। लेकिन वो समाज के बारे में सोच रहा है, ना कि किसी और चीज़ के बारे में, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हम जरा इसके बारे में अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, ये पूरा अच्छे से इसके बारे में सुन लेना, क्योंकि रमन के सामने हैंज की दुविधा प्रस्तुत की गई थी। हैंज जो इंसान था उसकी दुविधा ये थी कि उसे चोरी करनी चाहिए कि नहीं।
उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेनरी को पैसे नहीं चुराने चाहिए, क्योंकि चोरी करना जो होता है वो होता है एक प्रकार का क्राइम यानी कि अपराध, और ऐसा करेंगे तो समाज में क्या फैलेगी? अव्यवस्था। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की कानून और व्यवस्था विन्यास अवस्था में है, और ये कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में लौकिक स्तर की अवस्था 4 के अंतर्गत आती है। तो उससे हमें पता चल रहा है कि जो कौन से थे? कोहल वर्ग। ये जो नैतिक विकास की अवस्था है ये कोहल वर्ग की अवस्था थी। पहला क्वेश्चन ही पूछेगा कि नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था किसने दी थी? तो कोहल वर्ग ने दी थी। कोहल वर्ग ने कौन सी अवस्था दी थी? दूसरा क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना नैतिक विकास की अवस्थाएं दी थी। उसमें से लौकिक स्तर के 4 के अंतर्गत आएगी ये वाली अवस्था, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं हैं इनकी और कौन कौन से इनके स्तर है। पहला वाला है पूर्व लौकिक स्तर। पहला क्या स्तर है? पूर्व लौकिक स्तर, जो हमारा 4 से 10 वर्ष तक होता है। पूर्व लौकिक स्तर कब से कब तक होता है? 4 से 10 वर्ष तक। इस अवस्था में क्या होता है? सजा या आज्ञा पालन विन्यास होता है। इसमें क्या होता है? या तो सजा यानी पनिशमेंट दी जाती है, आज्ञा का पालन किया जाता है। पहले तो याद रखना कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं दी हैं। इन्होंने 3 स्तर दिए हैं और हर एक स्तर तो 2 सोपानों में बांटा, यानी 2 भागों में बांटा, यानी कि 3 स्तर जो हैं वो 6 भागों में बटे हुए हैं, ठीक है। प्रत्येक कितने स्तर है? टोटल 3, और तीनों को बांटा 2-2 में, तो टोटल 6 सोपानों में इन्हें बांटा है। पहला हमारा है पूर्व लौकिक स्तर, 4 से 10 वर्ष तक है। इसमें सजा और आज्ञा पालन का विन्यास होगा। इस अवस्था में बालक नियम तोड़ने से बचता है और वह सोचता है कि यदि मैंने ये कार्य किया तो दंड पाऊंगा, तो ये उचित होगा कि मैं नियम विरुद्ध कार्य ना करूं। पहले में क्या होता है? वो दंड से डरने लगता है। उसे लगता है कि मुझे दंड मिलेगा अगर मैंने चोरी किया, मैंने कोई दूसरा अपराध किया, तो ये पहला उसके अंतर्गत आता है। दूसरा होता है कारण सापेक्ष विन्यास। इस अवस्था में बालक का व्यवहार शुभ लाभ से प्रोत्साहित होता है, तब वह सोचता है कि मुझे ये काम अच्छे से करना है, शायद मुझे पुरस्कार मिले। पहला तो दंड के लिए बचने के लिए करेगा, दूसरे करेगा कि हो सकता है अगर मैं काम अच्छे से करूँ तो मुझे क्या मिले? इसका लाभ मिले, मुझे अच्छे से पुरस्कार मिले, यानी कि दूसरा पुरस्कार के लिए करता है, ठीक है। थर्ड हमारा हो जाता है सेकेंड, मतलब सेकेंड स्तर का थर्ड वाला। पहले वाले को तो हमने देख ही लिया। सेकंड वाला है हमारा लौकिक स्तर, ठीक है, जो कि 10 से लेकर 13 वर्ष तक होता है। सबसे पहले याद रखना किसने अवस्था दी, कितनी अवस्थाएं दी, कौन सी अवस्था की क्या एज है और कितनी अवस्थाओं में क्या क्या उसके नाम है। तो सेकेंड वाला हमारा लौकिक स्तर है जो 10 से लेकर 13 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में क्या होता है? अच्छा लड़का और अच्छी लड़की विन्यास और कानून और व्यवस्था विन्यास। अच्छा और लड़की अच्छी लड़की में क्या होती है? इस अवस्था में बालक ये सोचता है कि नकल कर लूंगा तो पास हो जाऊंगा, मम्मी पापा क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। वहीं मैंने आपको बताया कि कोई काम इसलिए करना कि घर वाले खुश होंगे और मेरे सामने ये कहेंगे तो बहुत अच्छे बेटा हो या बहुत अच्छी बेटी हो, ठीक है, ये सोचने लगता है। फोर्थ अवस्था आती है। इस अवस्था में बालक ये सोचता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि ये समाज के नियम के विरुद्ध है, और हमारे एग्जाम में यही पूछा गया था। अभी हमने जो क्वेश्चन ऊपर बताया था कि इसमें क्या था कि बालक चोरी करना गलत समझता था क्योंकि समाज के नियम के विरुद्ध था, तो ये होगा कानून और व्यवस्था वाला, ठीक है। फिर हमारा थर्ड आता है पार्श्वलौकिक स्तर। ये 13 वर्ष से अधिक के लिए होता है और इस अवस्था में सामाजिक संविदा विन्यास होता है और कौन सा होता है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत होते हैं 2, ठीक है। 13 वर्ष से अधिक वालों का होता है। इसमें क्या होता है कि बालक ये सोचने लगता है कि मैं चोरी कर लूंगा यदि तत्कालीन परिस्थिति की आवश्यकता हो, जिसका मूल आधार सामाजिक भलाई होता है। यानी चोरी इसलिए कर लेना कि समाज का भला होगा, यानी कि मतलब किसी गरीब की हेल्प करने के लिए चोरी कर लेना, अमीर से लूट के गरीबों को दे देना, तो इसलिए वो चोरी करता है जिससे किसी का क्या हो? भला हो। छठा होता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभ्यास। इसमें नैतिक विकास की सर्वोच्च अवस्था होती है। बालक ये सोचने लगता है कि किसी की जीवन रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगा, चाहे मेरी व्यक्तिगत हानि ही क्यों ना हो। इसमें पूरे समाज का भला होता है। वो सोचता है कि मेरा जो होगा देखा जाएगा, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे बस समाज का भला करना है, ठीक है। तो ये हमारी 6 अवस्थाएं थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, बिल्कुल भी आपको इसके बारे में हर हाल में पता होना चाहिए। हेनरी की दुविधा थी। हेनरी की दुविधा जो थी वो, तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, याद रखना कि
कोहल वर्ग ने दी है नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं, उनको भागा है 3 स्तर पर और सिर्फ एक के स्तर के क्या है, अपनी एक अवस्था है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत कोहल वर्ग ने दिया है। कोहल वर्ग ने कौन सा विकास का सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास सिद्धांत। कितने स्तरों में बांटा है, 3 स्तरों में, और इसके प्रत्येक सोपान कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, पहला हमारा है पूर्व लौकिक स्तर, जो कि 4 से 10 वर्ष तक होता है। इसमें सजा या आज्ञा पालन के बारे में बात की जाती है पहले इस अवस्था में, और दूसरी अवस्था में बात की जाती है कारण सापेक्ष विन्यास के बारे में। दूसरा स्तर है लौकिक स्तर, जो 10 से लेकर 13 वर्ष तक होता है। इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की के विन्यास है और कानून और व्यवस्था है। तीसरा हमारा पश्च लौकिक स्तर है, 13 वर्ष से अधिक का होता है। इसमें सामाजिक संविदा है और सार्वभौमिक नैतिक है। ठीक है, 3 अवस्थाएं हैं, तीनों अवस्थाएं याद रखना, और तीनों एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे ये प्रीवियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर लेव वाइगोत्स्की आइडियाज। ऑप्शन ए है सामाजिक पृथ्वीकरण अधिगम में योगदान देना है, यानी कि सोशल एसोलेशन कंट्रीब्यूट्स टू लर्निंग। ऑप्शन बी है बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं, चिल्ड्रंस लर्न बेस्ड विदाउट सपोर्ट ऑफ अदर्स। तीसरा है संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं, क्यूज एंड हिंट्स इम्पीड पेस ऑफ लर्निंग। चौथा है कि सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं, कल्चरल टूल्स कंट्रीब्यूट टू द लर्निंग प्रोसेस। तो सही इसमें से हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार ये वाला कथन बिल्कुल सही है। तो पहला ही क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की ने किसके बारे में बात की थी, उन्होंने सांस्कृतिक उपकरण कल्चर टूल्स के बारे में बात की थी, और इनका आंसर कौन सा सही कथन होता है, इनके विचारों के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण जो होते हैं वो अधिगम की प्रक्रिया में क्या देते हैं, योगदान देते हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण जो हैं वो अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। लेव वाइगोत्स्की को इनके सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्य आधार होता है उत्तरोत्तर मानसिक विकास का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना, उत्तरोत्तर मानसिक विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है, यानी कि इन अकॉर्डिनेंस विद लेव वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रमोट्स लर्निंग। ऑप्शन ए है निष्क्रिय अनुकरण, यानी कि पैसिव इमिटेशन। ऑप्शन बी है सहभागी अधिगम, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग। ऑप्शन सी है व्याख्यात्मक शिक्षण, यानी कि एक्सपर्टरी टीचिंग। ऑप्शन डी है उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकरण, यानी कि स्टिमुलेश रिस्पॉन्स कंडीशनिंग। और सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन बी, सहभागी अधिगम, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग। जरा एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम में सहयोगी अधिगम वे विधि होती है जो अधिगम को कैसे करती है, समुन्नत। एक प्रकार की सहयोगी शिक्षा है जिसे छात्रों को जोड़े या छोटे समूह में काम कराया जाता है ताकि अवधारणाओं पर चर्चा की जा सके और समस्याओं का समाधान खोजा जा सके। यानी कि हम सरल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि वह शिक्षा यानी कि वह लर्निंग जो कि आपस में सहयोग प्रदान करे, सहयोग के माध्यम से दो से अधिक छात्र आपस में मिलकर काम करें, जिससे उनकी जो धारणाएं हैं वो एक दूसरे के साथ बदलें, वो उन्हें सोचें समझें और अच्छे से उस पर वर्क कर सकें, समस्याओं का समाधान खोजेंगे, आपस में मिलकर वो अच्छे से चर्चा भी उसके बारे में कर पाएंगे। व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को एक परस्पर सीखने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी विशेषज्ञता, अनुभव और क्षमता को संयोजित करने में सक्षम बनाती है। यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं तो कोई काम कोई नहीं कर पाता, कोई काम कोई नहीं कर पाता, तो सारे एक दूसरे के साथ मिलकर सारे काम अच्छे से सीख लेते हैं। तो इन्होंने लेव वाइगोत्स्की ने इसके बारे में बात की है। ठीक है, समाज के अधिगम के बारे में बात की है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एडवोकेट्स फॉर। ऑप्शन ए है मानकीकृत पाठ्यचर्या, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम। ऑप्शन बी है पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, यूज ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। ऑप्शन सी है व्यक्तित्व भिन्नताओं पर ध्यान देना, कंसिडरेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ऑप्शन डी है योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना, इंक्लूडिंग इंटाइटी बिलीफ ऑफ एबिलिटी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन
सी व्यक्तित्व विभिन्नताओं पर ध्यान देना। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? वो व्यक्तित्व विभिन्नताओं पर ध्यान देने की अनुशंसा करती है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में शिक्षा का केंद्र बिंदु जो होता है बालक यानी कि जो शिक्षार्थी होता है वो होता है। बालक की जो रुचियाँ होती हैं, जो उनकी प्रवृत्तियाँ होती हैं तथा जो योग्यताएं होती हैं उनको ध्यान में रखकर ये शिक्षण जो होता है वो प्रदान किया जाता है। ऐसे नहीं होता किसी को भी कोई शिक्षा दे दी, ऐसा नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा होती है यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो होती है उसमें बच्चे की क्या रुचि है, किस चीज़ में उसकी एबिलिटी है, क्या वो करना चाहता है, उन सबको ध्यान में रख के इन्हें शिक्षा दी जाती है। क्योंकि प्रत्येक बालक के अंदर जो होता है वो अलग तरह का गुण होता है, तो प्रत्येक बालक का अलग से यानी कि व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। पिछड़े बालक जो होते हैं वो उनका अलग पाठ्यक्रम और मंद बुद्धि बालकों के लिए व्यक्तिगत निरीक्षण करके दैनिक समस्याएं जो होती हैं, प्रतिदिन की समस्याएं उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देने की अनुशंसा करती है। इसमें बालकों की समस्याओं को दूर करने के लिए निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण जो होते हैं वो किया जाता है। बाल केंद्रित एजुकेशन वे एजुकेशन होती है जिसमें बच्चों की प्रवृत्तियाँ, उनकी विशेषताएं, उनकी क्या मान्यता, किस बात पर उनकी रुचि है, इन सबका ध्यान दिया जाता है। और जो मंद बुद्धि वाले हैं उनका अलग पाठ्यक्रम वगैरह तैयार किया जाता है, इनकी समस्याओं को दूर किया जाता है और हम अच्छे से उनकी शिक्षा का प्रबंध कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हार्वर्ड गार्डनर। देखो आ गया, मैं तो बताया था कि हार्वर्ड गार्डनर से भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ऑप्शन ए है कि सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं। लेवल्स आर सेम अमोंग ऑल चिल्ड्रन। ऑप्शन बी है एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविकीय आधार नहीं है। इज अ जनरल एबिलिटी विच हैज नो बायोलॉजिकल बेस। ऑप्शन सी ये जन्म से ही रिश्तन है और इस पर परिवेशीय कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इज फिक्स्ड फ्रॉम द बर्थ एंड डज नॉट गेट इम्पैक्टेड बाई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। और ऑप्शन डी है कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। इज ऑफ मैनी काइंड इंडिविजुअल पोसेस डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफरेंट इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर आया है तो याद रखना हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के बारे में बताया था, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की थी और इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में भी बात की थी। तो कई प्रकार की होती हैं बुद्धियाँ और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के स्तर भी जो होते हैं विभिन्न अलग अलग होते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम व्याख्या बता रहे हैं, व्याख्या को अच्छे से सुनना, व्याख्या एग्जाम्स के लिए है इंपॉर्टेंट। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार जो बुद्धि होती है वो कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के स्तर जो होते हैं विभिन्न होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुकारक होता है। हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स और माइंड में वर्णन किया है कि बुद्धि को एकाकी सत्ता के रूप में नहीं देखा जा सकता। हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि के बारे में बात की है? बहुबुद्धि की सिद्धांत की बात की, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है। किसमें की है? फ्रेम्स ऑफ माइंड। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? फ्रेम्स ऑफ माइंड। ठीक है, कितने प्रकार की बुद्धि बताइए? 8 प्रकार की बुद्धि बताइए। तीनों क्वेश्चन याद रखना। व्याख्या भी कह रहे हैं कि हार्वर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की, 9 नहीं 8 प्रकार की ही हम मानेंगे। ठीक है, बुद्धि का वर्णन किया है तार्किक, गणितीय, भाषाई बुद्धि, स्थानिक, शारीरिक, गतिक, संगीतिक बुद्धि, पारस्परिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व, प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी, ये दोनों एक में आ जाती हैं। तो इस तरह से हमारी 8 प्रकार की बुद्धि होती हैं। ठीक है, क्योंकि 2 बुद्धियों को उन्होंने एक साथ रख लिया है। तार्किक यानी जिसमें तर्क करने की क्षमता होती है, भाषाई जिसमें भाषा यानी जो हमारी अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलती है वो बुद्धि होती है, स्थानिक होती है, कई तरह की शारीरिक, किसी के पास बुद्धि होती है, किसी के पास संगीत वाली होती है, पारस्परिक होती है, एक अंतः व्यक्तिगत होती है, एक प्रकृतिवादी नेचुरल होती है, अस्तित्ववादी ये होती हैं टोटल बुद्धियाँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है अभिकथन और तर्क वाला है। देखो भैया ये एक ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऑनलाइन अगर एग्जाम होता है तब तो भैया बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैंने खुद ही ये एग्जाम दिया और मैं देख सकती हूँ जब अभिकथन और तर्क वाला आता है तो बिल्कुल दिमाग एकदम शून्य हो जाता है। तो अब सबसे ज़्यादा ये अभिकथन और तर्क वाले समझ के जाएँ। हमारा है कि अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध
समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। तर्क है कि भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविकी परिपक्वता पर निर्भर होता है। यानी कि हमारा विघटन तो एक हमें ये दे दिया गया है कि सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम की प्रक्रिया को आसान बनाता है और कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश सृजन पर बल देता है। लेकिन हमारा तर्क दे दिया गया कि जो भाषा वाला विकास होता है वो विद्यालय के परिवेश की उसमें कोई भी भूमिका नहीं होती है और भाषा का विकास पूरी तरह से कैसे होता है, जैविकी होता है। मुझे तो नहीं लगता, तो चलो ऑप्शन हम अपने देख भी लेते हैं। ऑप्शन ए है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। फोर्थ है कि ए और आर दोनों गलत हैं, बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो हमारा देखा था कि पहला तो सही लग रहा था, दूसरा नहीं सही लग रहा था, तो ये सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत जो होता है वो अधिगम की प्रक्रिया जो होती है उसको सरल आसान बनाने के लिए कक्षा में जो मुद्रित समृद्ध परिवेश होता है उसके सृजन पर बल देता है। ये तो सही है, लेकिन भाषा के विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती, ये पूरी तरह से जैविकी परिपक्वता पर निर्भर है। ये गलत है। क्यों नहीं होती भैया? जब हम विद्यालय में जाते हैं तो हमारी भाषा का विकास और भी अच्छी तरह से होता है ना, तो परिवेश की भूमिका होती है। अगर भूमिका पूछा था तो सही होता, पर उसने पूछा भूमिका नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। विद्यालय सामाजिकरण की क्या होती है? द्वितीयक संस्था होती है, इसलिए ये तो सही है लेकिन आर हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बॉयज आर वेरी पावरफुल एंड टफ एंड गर्ल्स आर सॉफ्ट एंड सेंसिटिव, सच स्टेटमेंट्स स्ट्रेंथ। लड़के जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होंगे और कठोर होंगे, जबकि लड़कियां बहुत ज़्यादा नरम होंगी और संवेदनशील होंगी। तो इस तरह के कथन किसको बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए है जेंडर समानता, जेंडर इक्वालिटी। ऑप्शन बी है जेंडर समता, जेंडर इक्वालिटी। ऑप्शन सी है जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर एम्पावरमेंट। और ऑप्शन डी है जेंडर रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जेंडर रूढ़िवादिता। लड़के हमेशा से ही बहुत सशक्त रहे हैं, लड़कियां कमज़ोर रही हैं, लड़के शक्तिशाली होते हैं, लड़कियां नरम होती हैं। लड़कियां जो होती हैं उनका एक ही काम होता है खाना बनाना और लड़कों का एक ही काम होता है बाहर जाकर कमाना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देंगी, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं ढकियानुसी सोच। ये सारे जो काम है वो लड़के ही कर पाते हैं और घर का सारा काम लड़कियां ही कर पाती है। ऐसा नहीं होता, आजकल के लड़के घर का काम भी करते हैं और जो लड़कियां हैं वो बाहर का काम भी करती हैं। तो लड़के शक्तिशाली और कठोर होंगे जबकि लड़कियां नरम और संवेदनशील होंगी। इस तरह से जेंडर रूढ़िवादिता बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स इसको बढ़ावा देता है। ठीक है, ठीक है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए उसके जैविक लिंग के आधार पर सामान्य और उपयुक्त माना जाता है। जैसे महिलाओं से हम हमेशा ये अपेक्षा करते हैं कि उनका व्यवहार कैसा हो, सभ्य हो, परवाह करने वाली हो, प्यार भरा हो, जबकि पुरुष जो होते हैं वो घर के होते हैं करता धरता, साहसिक कार्यों में उनकी अपेक्षा की जाती है कि अगर कोई बड़ा काम है तो वो लड़के ही कर पाएंगे। लड़कियां क्या काम है, उनको नरम अच्छे से बात करें, सबसे प्यार से रहें, गाली गलौज करेंगी तो वो गंदी लड़कियां कहलाएंगी। तो इस तरह की हमारी धारणा होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तित्व भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? इंडिविजुअल डिफरेंस इन प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल्स ऑफ चिल्ड्रन शुड नॉट बी एड्रेस्ड बाई। ऑप्शन ए उन्हें बहुविध तरीके से जानकारियां प्रस्तुत करके प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन टू देम इन मल्टीपल वेज। ऑप्शन बी है उन्हें बहुविध तरीके से जानकारियों पर काम करने के अवसर देकर गिविंग देम चांस टू एक्ट ऑन इन्फॉर्मेशन इन मल्टीपल वेज। ऑप्शन सी है उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने के अवसर देकर प्रोवाइडिंग देम अपॉर्चुनिटीज टू इंगेज इन वर्क यूजिंग मल्टीपल वेज। ऑप्शन डी है उनका बहुविध तरीके से नामीकरण यानी लेबलिंग व पृथक्करण करके लेबलिंग एंड सेग्रेटिंग देम इन मल्टीपल वेज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में बच्चों को अलग थलग नहीं करना चाहिए, लेवल उन्हें कभी जीवन में नहीं देना चाहिए। और हमारा सेग्रेशन की बात कर रहा है और लेवल देने की बात कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उन्हें अलग तरीके से अलग अलग करना, उन्हें लेवलिंग देना, ये गलत होता है। और हमसे गलत पूछा था तो ये सही हो जाएगा। हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि बच्चों को
स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यतीत विभिन्नताओं का उनका बहुविध तरीके से नामीकरण यानी कि जो लेबलिंग व पृथक्करण करके संबोधित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बच्चों में नकारात्मकता की भावना होने लगती है। वो स्वयं महसूस करने लगते हैं कि बहुत ही हीन कि मैंने कुछ नहीं जीवन में कर पाऊंगा। अगर बच्चों को हम अलग थलग कर देंगे, लेवल दे देंगे, ये फर्स्ट है सेकेंड है तुमसे कुछ नहीं होगा, थर्ड वाले से कहेंगे, तो ये सही नहीं रहता है ना। तो उन्हें अलग अलग करना चाहिए कि तुम अच्छे से पढ़ो, तुम आगे बैठो, तुम्हें पढ़ना नहीं आता तुम पीछे बैठो। तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमेशा एक शिक्षक को चाहिए, टीचर को चाहिए कि बच्चों को अनेक तरीकों के द्वारा काम में शामिल होने का अवसर दें, अनेक तरीकों से उनका समझ जानकारियाँ प्रस्तुत करें और अनेक गतिविधियाँ कराएं जिससे कि वे अर्थपूर्ण अधिगम कर सके, ठीक है। अलग तरह से उन्हें शामिल करें, गतिविधियाँ उनसे कराएं जिससे वो जो उनका अधिगम है, जो उनकी लर्निंग है, वो कैसी हो सके, अर्थपूर्ण हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आकलन करने का मुख्य कारण क्या है। असेसमेंट शुड बी डन मेनली टू। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, इंड्यूस फियर अमोंग स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्स। ऑप्शन बी है अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना, आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंज टू ऑप्टिमाइज लर्निंग। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लेना, प्रमोट एंड डिटेन स्टूडेंट्स एज पर देयर परफॉर्मेंस। और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयताओं में वर्गीकृत करना, असाइन रैंक्स एंड क्लासिफाई स्टूडेंट्स इन हायरार्चिकल मैनर्स। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की जो खूबियां होती हैं, जो उनकी चुनौतियां होती हैं, उनकी पहचान करना, आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंज टू ऑप्टिमाइज लर्निंग, ठीक है। आकलन करने का मुख्य कारण है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि आकलन करने का मुख्य कारण अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की जो खूबियां हैं, जो चुनौतियां हैं, उनकी पहचान करना है, क्योंकि आकलन से विद्यार्थियों की जो प्रगति होती है उसी स्तर का क्या हमें चलता है, पता चलता है। साथ ही उस पाठ्यक्रम से संबंधित विद्यार्थी की कितनी प्रगति हो रही है, कितनी उसकी जानकारी है, उपलब्धियों को एकत्रित कर पाते हैं, वर्णन और विश्लेषण करने को सुनिश्चित और निरंतर करने की प्रक्रिया ही को आकलन कहा जाता है। तो आपसे भी क्वेश्चन है कि आकलन होता क्या है। तो पाठ्यक्रम से संबंधित विद्यार्थियों के प्रगति उपलब्धियों की जानकारी एकत्र करना, वर्णन और विश्लेषण करने को सुनिश्चित करना, निरंतर प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को सम्मिलित करना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे। यू वांट टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग योर स्टूडेंट्स टू डू सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स शुड यू इनहेंस। ऑप्शन ए विचारी चिंतन, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन बी है स्व चिंतन, प्रतिबिंबन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। ऑप्शन सी है कंठस्थीकरण, डॉट मेमोराइजेशन। ऑप्शन डी है निष्क्रिय अनुकरण यानी कि पैसिव इमिटेशन। तो आप समालोचनात्मक चिन्हित को सम्मिलित करना चाहते हैं, ऐसा करने के लिए किन कौशलों को आप जानेंगे। तो वो सही आंसर इसमें से हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी स्व चिंतन यानी कि प्रतिबिंबन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि आप अपने विद्यार्थियों में अगर समालोचनात्मक चिंतन को सम्मिलित करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए आप जो है वो स्व चिंतन प्रतिबिंबम कौशलों का क्या करेंगे, संवर्धन। स्व चिंतन करने के लिए विद्यार्थियों में आमूरत तार्किक चिंतन और मौलिक चिंतन का विकास होता है, जिससे उनमें सृजनशीलता का गुण उत्पन्न होता है और वे रचनात्मक कार्य करने है और तार्किक दृष्टिकोण में भी वृद्धि होती है। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन के और आगे के जो 15 क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम कल बात करेंगे। इसमें हमारे टोटल 30 क्वेश्चन हैं, ठीक है। कल हम जो बाकी बचे हुए 15 क्वेश्चन की बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर आप बोर हो जाएंगे, आपको समझ में भी नहीं अच्छे से आएगा। तो 15 क्वेश्चंस की बात हमने अपने इस वीडियो में कर ली और कल लेकर आएंगे एक वीडियो, उसमें 15 क्वेश्चंस की बात करेंगे। टोटल हमारे पेडागोजी में यानी कि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में 30 क्वेश्चंस आते हैं, 15 चिल्ड्रन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।